घूर्णन गतिज ऊर्जा आज पढ़ेंगे। माना कोई पिंड है, यह पिंड अक्ष x y पिंड जो है घूर्णन अक्ष x y के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। यह पिंड है नियत या ऐसा कहें एक समान इस पिंड को कई कणों या ऐसा कहें कि असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है। जैसे एक कण ले लेते हैं यहां पर M1, M2, Mn, जिनकी इस अक्ष से दूरी है R1, R2, Rn। अर्थात ऐसा कहें कि इनकी जो घूर्णन अक्ष से दूरियां हैं वह अलग अलग है। क्या बोला गया? यह एक पिंड है, यह पिंड इस अक्ष XY के परितः घूर्णन कर रहा है और यह पिंड कई कणों से या असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ हम माने, जिसमें कि इस अक्ष से R1 दूरी पर या ऐसा कहें कि वह अक्ष से R1 स्थिति पर कण है। पहला उसका द्रव्यमान है M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3, दूसरा R2 दूरी पर, तीसरा R3 दूरी पर। इसी प्रकार से nवें नंबर का जो है Rn दूरी पर कण है Mn। तो इन सभी के लिए या ऐसा कहें इन सबका कोणीय वेग, सभी कणों का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग समान होगा, किंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग भिन्न भिन्न होने के कारण रेखीय वेग भिन्न भिन्न हैं या रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगी। जैसे मान लो कि घूर्णन अक्ष से माना घूर्णन अक्ष से R1, R2, R3 दूरियों पर R3, R4, R5 यानी जितने कण हैं सबके लिए अलग अलग दूरियां पर ये कण हैं। M1 द्रव्यमान, दूसरे का M2, तीसरे का M3, ये कणों का द्रव्यमान है और इन कणों का रेखीय वेग है V1, दूसरे के लिए ले लेंगे V2, तीसरे के लिए V3 क्रमशः। तब इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वह होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, अर्थात 1/2 mv²। उस सूत्र से इनकी गतिज ऊर्जा, ये उनके द्रव्यमान हैं, स्थिति पर, ये इनका वेग उन कणों का कैसा वेग, इसको लिख लेते हैं रेखीय वेग। तब इनकी गतिज ऊर्जा पहले कण के लिए लेते हैं तो हो जाएगा 1/2 m1 v1²। दूसरे कण के लिए होगा 1/2 m2 v2²। तीसरे कण के लिए आ जाएगा 1/2 m3 v3²। ये ऐसा आगे के कणों के लिए इसी रूप में 1/2 m1 v1², 1/2 m2 v2²। ध्यान देना यहाँ पर m का स्क्वायर नहीं, ये वेग का स्क्वायर है, 1/2 m1 इंटू v1²। वैसे ही आगे दूसरे कण के लिए, फिर तीसरे कण के लिए। अगर हम संपूर्ण पिंड के लिए देखें, पूरे पिंड का देखें, तब क्या हो जाएगा? संपूर्ण पिंड
के लिए संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, चूंकि इन सभी से मिलकर के बना हुआ है इसलिए कुल गतिज ऊर्जा को हम जोड़ देंगे, अर्थात होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर। क्या पहले कण की गतिज ऊर्जा धन दूसरे कण की गतिज ऊर्जा धन तीसरे कण की गतिज ऊर्जा, इस प्रकार से जितने कण हैं उनकी, या ऐसा कहें समस्त कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध जो होता है, ऐसा कह लें कि चूंकि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इक्वल टू ओमेगा और r, यहां पर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, v है रेखीय वेग, r त्रिज्या। तो इस सूत्र का अर्थात v इक्वल टू जो रेखीय वेग है और यहाँ पे ओमेगा जो कोणीय वेग है, ये r त्रिज्या है, इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर मान रखेंगे, तब हमको जो मान प्राप्त होगा गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 m1 v1 के लिए हो जाएगा ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 ओमेगा r2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 ओमेगा r3 स्क्वायर, ये रूप आएगा। क्या किया इसमें, यह जो कुल गतिज ऊर्जा था उसमें वेग जो है, रेखीय वेग जो है, उसको कोणीय वेग के रूप में मान रखे उसका। तो सूत्र आया 1/2 m1 इंटू ओमेगा r1 पूरे की घात 2, 1/2 m2 ओमेगा r2, ये ओमेगा r2 पूरे घात 2, इसी प्रकार से 1/2 m3 ओमेगा r3, यहाँ पे इसका वर्ग, ये क्रमशः। इसमें सभी पदों में एक चीज दिख रहा है, जो ओमेगा है ये एक समान है। शुरू में ही बताया गया था कि इनका कोणीय वेग नियत है, घूर्णी गति में पिंड का कोणीय वेग का मान एक समान होता है, तो उसको बाहर ले लेंगे यहां से, 1/2 इस पूरे पद से ले लिए बाहर, ये ओमेगा सब में से बाहर आएगा तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और कौन से पद बच जाएंगे, तो यहाँ पे पद बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये, या 1/2 ओमेगा स्क्वायर, यह क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस इसी रूप में आगे 1/2 ओमेगा स्क्वायर, सब में से उभयनिष्ठ बाहर है। इस पद को लिखा जा सकता है सिग्मा m r स्क्वायर, या 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये सिग्मा m r स्क्वायर, यह है जड़त्व आघूर्ण का मान।
तो सिग्मा एम आर स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पे लिख लेंगे आई। इधर लिख सकते हैं कि चूंकि सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई, सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई, या 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई, या ई के घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यह है सूत्र घूर्णन गतिज ऊर्जा का। क्या सूत्र हमें प्राप्त हुआ? हमको सूत्र प्राप्त हुआ ई के इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। एक बार ध्यान देंगे इधर कि कोई पिंड इस अक्ष एक्स वाई अक्ष जो कि इस पिंड से होकर गुजरा है उसके परितः घूर्णी गति कर रहा है। माना वह पिंड अनेक कणों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे M1, M2, M3 द्रव्यमान वाले कण हैं। M1 द्रव्यमान कण की स्थिति है R1, M2 वाले की स्थिति R2, M3 वाले की R3, Mn नंबर वाले की Rn, इस रूप में। तो यदि हम इसको n कणों से मिलकर के बना हुआ कहेंगे तब तो यहाँ पे mn लेंगे, और असंख्य कणों कर लें तब फिर इस को जो है हम ये जो mn वाला पद है इसको असंख्य के लिए डैश कर लेंगे। स्थिति ये सबका R1, R2 स्थिति पर, R1 स्थिति पर M1 द्रव्यमान का कण जिसका वेग v1, R2 स्थिति पर M2 द्रव्यमान का कण रेखीय वेग v2, R3 स्थिति पर M3 द्रव्यमान का कण रेखीय वेग v3। तो इनकी गतिज ऊर्जा 1/2 पहले वाले के लिए 1/2 m1 v1 स्क्वायर, दूसरे कण के लिए हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर, तीसरे कण के लिए 1/2 m3 v3 स्क्वायर। इन सभी में ये गतिज ऊर्जा, इसलिए कुल गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा फिर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर, इस रूप में। लेकिन दोनों वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो सूत्र है उस सूत्र से, अर्थात सूत्र v इक्वल टू ओमेगा r से मान रखा गया। जहां जहां पे वेग का मान है उस जगह, यानी 1/2 m1 ओमेगा r1 पूरे घात 2, यानी ओमेगा और r की घात 2, वैसी प्लस 1/2 m2 इंटू ओमेगा r2 की घात 2 प्लस 1/2 m3 ओमेगा r3 इसकी घात 2 प्लस आगे कणों के लिए। या इसको और हल करते हैं जब, तब इसमें क्या किए, ये 1/2 पद सभी में उभयनिष्ठ दिख रहा है, ओमेगा सब में दिख रहा है, तो ये 1/2 बाहर ले लिए, ओमेगा वर्ग होने के कारण सबसे बाहर आ गया, बचा केवल m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। इन सबको एक साथ लिखा गया तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर सिग्मा एम आर स्क्वायर या 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, या ई के अर्थात गतिज ऊर्जा, यह गतिज ऊर्जा बराबर हो गया ई के इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यह है, यहां पर ई के जो संकेत है यह घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर। अब देखो जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा के सूत्र से ही हम हल किए हैं ये गतिज ऊर्जा, और यहाँ पे ठीक है ई के, तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र यहाँ पर जो वेग देख रहे हैं हम, ये कौन सा वेग है, कोणीय वेग। यह सूत्र किसका है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का। यहाँ पर एक चीज दोनों में समानता दिख रही है कि जिस प्रकार स्थानांतरी गति में गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, जैसा कि यहाँ हम अलग अलग कणों के लिए देखे हैं, क्या 1/2 mv स्क्वायर स्थानांतरी गति में, वैसा ही घूर्णी गति में घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अर्थात देखते हैं इधर,
देखो उसमें स्थानांतरी गति में गतिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र है वह है 1/2mv²। और अभी घूर्णी गति में हम व्यंजक निकाले तो उस घूर्णी गति में गतिज ऊर्जा का सूत्र I ओमेगा स्क्वायर 1/2 सेम। यहां पे द्रव्यमान और यहां पर क्या है, I क्या है, I है जड़त्व आघूर्ण, V रेखीय वेग, और यहां पर ये कौन सा वेग, कोणीय वेग। पहले भी बताया जा चुका है आपको कि रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का है, ये द्रव्यमान किस में, रेखीय गति में, ठीक है। वही महत्व घूर्णी गति में किसका है, जड़त्व आघूर्ण का। तो ये जो स्थानांतरी गति है, इस स्थानांतरी गति में गतिज ऊर्जा हम ले रहे हैं तो इसका सूत्र 1/2mv²। यहाँ पर m जो है उस पिंड का द्रव्यमान, गतिमान वस्तु का, और ये उसका रेखीय वेग। और यहाँ पर देखते हैं तो यह उसका जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो ये कौन सी गति में हो जाएगा, ये घूर्णी गति में। अब यदि हम यहाँ पर ओमेगा = 1 रख लें इस सूत्र में, अर्थात 1/2I ओमेगा² से यदि ओमेगा = 1, ये कौन सा सूत्र है, गतिज घूर्णन गतिज ऊर्जा का। यदि ओमेगा = 1 करते हैं तब क्या आता है, तब आता है I = ये इसका मान 1 हो जाएगा, ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 2ek। किसका मान प्राप्त हुआ, जड़त्व आघूर्ण का, अर्थात जड़त्व आघूर्ण I = 2ek। कैसे परिभाषित करेंगे, किसी घूर्णन अक्ष के परितः, हम किसको परिभाषित कर रहे हैं, इस जड़त्व आघूर्ण को। किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण का संख्यात्मक मान उस अक्ष के परितः पिंड की गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होता है, यदि वह पिंड जो है उस अक्ष के परितः एकांक कोणीय वेग से घूम रहा है। क्या बोला गया, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के घूर्णन गतिज ऊर्जा, उस पिंड के घूर्णन गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होता है, उसका मान, संख्यात्मक मान इसके दुगने के बराबर होता है, यदि वह पिंड एकांक कोणीय वेग से घूम रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें अब इसके बाद हम देखेंगे कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। अब देखेंगे कोणीय संवेग व घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। इसके कोणीय
संवेग व घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। अभी बताया गया था घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई जड़त्वाघूर्ण और ओमेगा कोणीय वेग, तथा एक व्यंजक यह आया था इसमें जड़त्व आघूर्ण आई का मान 2e यदि ओमेगा बराबर 1, अर्थात पिंड जो है एक समान कोणीय वेग से यदि गतिमान घूर्णी गति कर रही है तो उस स्थिति में पिंड का जड़त्व आघूर्ण का संख्यात्मक मान उस अक्ष के पड़ता है पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कोणीय संवेग व घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। कोणीय संवेग का जो सूत्र है आपको बताया गया था पहले, उस सूत्र अर्थात L इक्वल टू आई ओमेगा, सूत्र L इक्वल टू आई ओमेगा से इस समीकरण को वर्ग कर दें, इस सूत्र का वर्ग कर दें तो L इक्वल टू आई ओमेगा, इसलिए L स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या इसी को इस रूप में लिखा जाए 2 आई इंटू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्या किए, दो से इसमें अंश और हर अर्थात ऊपर नीचे गुणा, ऊपर और नीचे किए, ये हो गया 2i और ये i और ये i, मतलब ये i स्क्वायर होता है और ये इतना, तो यही रूप हमको इस रूप में मिल रहा है कि L स्क्वायर इक्वल टू 2i इंटू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। वहां पर देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, उसको यहां पे मान रख लें तो 2i इंटू k, जहां हमने माना k घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर, जिसका मान है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये k क्या है यहाँ पर संकेत, घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए संकेत ले लिए, तो इस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के बदले में रख लिए k, तो आ गया 2i k, मान आया L स्क्वायर का, इसलिए L का मान आ जाएगा √2i k। L इक्वल टू प्राप्त हुआ √2i k, अर्थात 2 गुना जड़त्व आघूर्ण गुणा घूर्णन गतिज ऊर्जा L का मान। कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसको हम, इस L को, L का मतलब कोणीय संवेग को, तो इस कोणीय संवेग को इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग बराबर वर्गमूल 2 गुना जड़त्वाघूर्ण गुना घूर्णन गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग का मान L इक्वल टू 2 गुना जड़त्वाघूर्ण गुना घूर्णन गतिज ऊर्जा। इस प्रकार से यह कोणीय संवेग का संबंध जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा के साथ में था। आगे हम देखेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम।
कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम से तात्पर्य है कि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, क्योंकि बल आघूर्ण के प्रभाव से ही वो घूमता है। यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। क्या? घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, अर्थात इस मतलब ये आ रहा है कि उस घूमने वाले पिंड पर जो बाह्य बल आघूर्ण है, उस बल आघूर्ण का मान जो है वो शून्य, अनुपस्थित है। ये बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। क्या है यह है बल आघूर्ण और यह है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल आघूर्ण, यह इस सूत्र में यदि टाउ इक्वल टू 0 तब dl अपॉन dt का मान, उस स्थिति में dl अपॉन dt का मान बराबर 0, अर्थात l का मान नियत। l का मान नियत का मतलब क्या? l क्या है यहां पर? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है। यदि बल आघूर्ण का मान शून्य है तब dl अपॉन dt का मान शून्य, अर्थात कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर का मान शून्य होगा। इस स्थिति में उस कोणीय संवेग में परिवर्तन का मान शून्य, अर्थात वह नियत है। कोणीय संवेग क्या है? उसका नियत है। L बराबर नियत। लेकिन इससे पहले कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण वाला एक सूत्र जो बताया गया था, उस सूत्र से, मतलब दोनों में क्या संबंध है उस सूत्र से, ये L इक्वल टू आई ओमेगा सूत्र, L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा से इस L का मान हम आई ओमेगा यदि रखते हैं तब आई ओमेगा का मान भी नियत हो जाएगा। इसका मान भी एक क्या हो जाएगा? एक नियतांक होगा। और इसका मान नियतांक होने का मतलब क्या है? आई, देखो L इक्वल टू आई ओमेगा, अर्थात L का मान नियत है, मतलब आई ओमेगा का मान नियत है। अब एक महत्वपूर्ण कंडीशन पहुंच रहे हैं हम लोग कि इस आई ओमेगा का मान, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, किसी निकाय के जड़त्व आघूर्ण और उसे कोणीय वेग के गुणनफल का मान जो है वो नियत हो जाता है। कौन सी स्थिति में? जब बल आघूर्ण वहां पर नहीं है, अनुपस्थित है। उस स्थिति में क्या होगा देखते हैं यहां पर। यदि I का मान कम होता है, जड़त्व आघूर्ण का मान कम होता है, तो उसका कोणीय वेग जो है बढ़ने लगता है। जड़त्व आघूर्ण कम है तो कोणीय वेग जो है वो बढ़ने लगता है। यदि बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य है तब। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक पत्थर को किसी रस्सी के किनारे पे बांध दिया जाए, डोरी के किनारे पर जो है एक पत्थर को बांध करके उसको घुमाएं ऐसे, तो वो घूमता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक पत्थर को या किसी वस्तु को ऐसे हम एक रस्सी से बांध दिए और उसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, तो क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा, अर्थात घूर्णी गति करने लगेगा। अब यदि उसको अचानक रोक दिया जाए, घुमाना हम रोक दें, तब क्या होता है? उस स्थिति में वो जो है रस्सी पूरा क्या होता है? पूरा रस्सी जो है हाथ पर आकर के पूरा लिपट जाता है। ऐसा क्यों?
जब किसी पत्थर को रस्सी से बांध करके हम अपने हाथों से घुमाते हैं और घुमाना अचानक बंद कर दें, तो वह पत्थर जो है या रस्सी पूरे हाथ में आकर क्या हो जाता है, लिपट जाता है। ऐसा क्या होता है? तो इसका कंडीशन यह है कि उस समय एकाएक जब रोकते हैं तो बल जो है, बल आघूर्ण का मान एकाएक रोक देते हैं, तो जैसे ही पत्थर हाथ के समीप आता है जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बल आघूर्ण रोक दिए, मतलब बल आघूर्ण उस पर क्या कर दिए, शून्य कर दिए। उस स्थिति में ये कंडीशन आया आई ओमेगा, और इस स्थिति में पत्थर कहाँ आ गया, हाथ के समीप। तो जो दूरी थी वो दूरी क्या हो गई, कम हो गई, और दूरी कम हो गई। उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण का मान कम हुआ, लेकिन कोणीय संवेग तो उतना ही है, कोणीय संवेग उतना ही रहता है, और कोणीय संवेग उतना ही रहता है। इस कारण जड़त्व आघूर्ण के कम होने पर, क्योंकि कोणीय संवेग ज्योगत्या है, इसलिए कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है, और कोणीय वेग का मान बढ़ जाने के कारण डोरी जो है वो तेजी से हाथ पर लिपट जाती है। तो यही बोला गया है कि यहाँ पर यदि आई का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान घटता है तो उसे कोणीय वेग का मान जो है वो बढ़ने लगता है। यदि बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य होता है तब। तो इस प्रकार से यह था कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात किसी घूमते हुए पिंड पर या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग जो है नियत रहता है, अर्थात L बराबर नियत। तो अभी तक के हम जो पढ़ रहे हैं कोणीय संवेग के संबंध में पढ़ रहे थे, और कोणीय संवेग को दूसरी राशियों के रूप में पढ़ रहे थे, अर्थात और राशियों के रूप में किस प्रकार से संबंधित है। जैसे अभी तक के देखा हमने कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग का यह रूप, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल आघूर्ण। एक कंडीशन यह मिला हमें कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। अभी जो व्यंजक पढ़ाया गया उसमें कोणीय संवेग को घूर्णन गतिज ऊर्जा के रूप में, अर्थात कोणीय संवेग बराबर वर्गमूल 2 गुना जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण गुणा घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये ऐसा राशि एक ही है, हम एक ही राशि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्थितियों में उसकी व्याख्या अलग अलग बदल जा रही है। कि अगर हम कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बारे में चर्चा करें तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर जो है वह बल आघूर्ण के बराबर होता है, अर्थात dl अपॉन dt इक्वल टू टाउ। dl अपॉन dt इक्वल टू टाउ। ये यहां पर हम देख रहे हैं कोणीय संवेग, और इधर क्या है, बल आघूर्ण। ये दो राशियां हैं, बल आघूर्ण है और कोणीय संवेग है। अगला सूत्र देखते हैं, कोणीय संवेग
बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, यानी L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ये ऐसा L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। इसमें देख रहे हैं कोणीय संवेग जो है वो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के साथ में है। इस टॉपिक में देखें कोणीय संवेग, तो इस कोणीय संवेग किस रूप में है? ये जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन गतिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ पर जो कंडीशन है वह कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के सीधे रूप में है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अगर उस जड़त्व आघूर्ण को हम घूर्णन गतिज ऊर्जा के साथ में लेकर चलें तो यह वर्गमूल में, अर्थात कोणीय संवेग बराबर 2 गुना जड़त्व आघूर्ण गुना घूर्णन गतिज ऊर्जा। इसका सूत्र को लिख लेंगे तो यह सूत्र आ जाएगा L इक्वल टू 2 गुना I गुना K, अर्थात रूट L इक्वल टू √2IK। L इक्वल टू √2IK। तो यह था कोणीय संवेग। और इसका जो संरक्षण का नियम बताया गया, उस संरक्षण का नियम यह है कि यदि बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है या उसका मान शून्य है, तो उस स्थिति में निकाय का कोणीय संवेग का मान नियत रहता है, अर्थात जो है L का मान जो है वह नियत होता है। यह था कोणीय संवेग संरक्षण। अगली कक्षा में अब आपको बताया जाएगा कोणीय त्वरण के बारे में कि क्या होता है कोणीय त्वरण। ठीक, धन्यवाद।